नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं दागुरु। आज हम एनसीईआरटी में जो भी हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो लेके आ रहे हैं। इससे पहले हमारी प्रीवियस ईयर की जो भी पेपर हैं वो भी ईवीएस में हम लेके आए हैं। यह हमारा एनसीईआरटी में गागर में सागर के रूप में ये तीसरा पार्ट है। आप 2 पार्ट हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में और चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आपको बता दें, हमारी हिस्ट्री, पर्यावरण और साइकोलॉजी, इन तीनों के सब्जेक्ट में गागर में सागर के रूप की जो वीडियो चल रही हैं वो आप अवश्य देखें। प्रीवियस ईयर के पेपर भी कराए जा रहे हैं। चित्रात्मक रूप से हस्तलिखित जो भी नोट्स हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं। हिंदी की भी हमारी ट्रिक के माध्यम से क्लास शुरू हो गई है। चलिए शुरू करते हैं आज के हम अपनी वीडियो। आप जैसा जानते हैं, हमारी वीडियो के अंत में एक यूनिक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो बहुत ही क्वेश्चन यूनिक होता है। आप उसको अवश्य ही सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। तो शुरू करते हैं आज की हम वीडियो। ये हम सब करा चुके थे। हमने यहाँ तक करा दिया था। मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर की दूरी है। आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। लद्दाख लेह में पहली या निचली मंजिल पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। बांसों पे घर कहाँ का होता है? मोटी मोटी दीवारें कहाँ की होती हैं घर में? कटीली झाड़ियाँ कहाँ पे होती हैं? यह हमने सब बताया हुआ है। आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। पश्मीना शॉल जो है 6 स्वेटरों के बराबर की गर्मी देती है। एक पहाड़ी बकरी की खास नस्ल के बालों से यह पश्मीना शॉल बनती है, जो लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर बकरियां रहती हैं। उनकी जो बाल हैं, उनके बाल से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। एक शॉल बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं, इसलिए यह बहुत ही महंगी होती है। बकरी का 8 बाल हमारे 1 बाल के बराबर होता है। जो ये बकरी है, इसकी खास नस्ल से बनाई जाती है, जो ये बहुत ऊंचाई पर ठंडे क्षेत्रों में रहती हैं। ज़मीन उपजाऊ, इसके बारे में क्या है? जड़ों से, पत्तों से, शाखाओं से, शाखा सड़ने से, केचुए से, इन सभी से ज़मीन उपजाऊ होती है। केचुए ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं, जिससे ज़मीन पोली होती जाती है। ठीक है। जो ये केचुए हैं, यह ज़मीन को उपजाऊ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। झूम खेती एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेती है। इसके बारे में बता दूं, झूम खेती जो होती है ये किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए यह एक वन क्षेत्र या फिर लकड़ियों वाला क्षेत्र है जहाँ पे पेड़ पौधे काफ़ी हैं। तो क्या करते हैं, इनको यहाँ पे अगर इनको खेती करनी है तो यह कुछ समय के लिए यहाँ पे कटाई कर देते हैं, जिससे जो यहाँ की घास फूस और जो छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं वो यहीं पे ही दब के एक खाद के रूप में बन जाते हैं। जब ये एक ज़मीन के रूप में तैयार हो जाती है तो यहाँ पे अपनी फसल उगा लेते हैं। जब ये एक बार फसल हो जाती है तो कुछ समय के लिए यहाँ छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर वहाँ पे भी ऐसा ही करते हैं। यह अधिकतर वनी क्षेत्र में ज़्यादा होती है झूम खेती। तो झूम खेती, इसको स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। इसको दोबारा बता दूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, झूम खेती। और ये कैसे की जाती है? एक जगह पर जहाँ पे पेड़ पौधे घास फूस ज़्यादा हैं वहाँ पे काट के उसको ज़मीन के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। फिर यहाँ पे फसल उगा लेते हैं। कुछ समय के बाद जब ये फसल तैयार हो जाती है तो कुछ सालों के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं। फिर वो और दूसरी जगह खेती करने चले जाते हैं। फिर यहाँ पे पेड़ पौधे फिर जम जाते हैं। फिर जब यहाँ पे आते हैं,
या फिर कहीं पे भी जाते हैं तो फिर यहीं पे अपना जो पेड़ पौधे हैं उनको फिर काट के फिर ये खेती की जाती है। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है यह मटर के पौधों की जो आनुवंशिकता की खोज है इन्होंने की थी। आनुवंशिकता की खोज जो की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। यह मटर के पौधों पे इन्होंने अपना प्रशिक्षण किया था। ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। 1882 में इनका जन्म हुआ था। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको नई नई जानकारी अवश्य मिलेंगी। रोमांचक जानकारियाँ भी आपको दी जाती हैं और आपको ये किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, बल्कि पढ़ा भी जाता है, मैं याद भी करते जाता हूँ, आपको पढ़ाते भी जाता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको पढ़ने पढ़ाने के लिए। अब ये देखिए, स्कूल जाने के लिए अलग अलग राज्यों में किस किस चीज़ों के लिए किस प्रकार का माध्यम प्रयोग होता है। बांस से बने पुल, बांस या रस्सी से बने पुल कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं? असम में। अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ पे पुल का जो निर्माण है वो बांस या फिर रस्सी से बनाए जाते हैं। बांस एक प्रकार की घास है और जो घर मैंने अभी आपको बताए थे बनाए जाते हैं अगर किसी खम्भे पर टिके हुए घर हैं जो हमारे बांस के खम्भों से बना हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये असम की जगह है। असम के पे बांस के खम्भों पर टिके हुए घर बनाए जाते हैं। ट्रॉली, लद्दाख में चौड़ी बाटी व गहरी नदी खाई को पार करने हेतु ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट का पुल सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। बल्लम एक प्रकार की छोटी नाव है जो केरल में होती है। ऊंट गाड़ी यह राजस्थान में प्रयोग होती है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाया जाता है और राजस्थान में ही मैंने बताया था कि जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं वो राजस्थान के छत्तों पे पाई जाती हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि मोटी मोटी दीवारें कहाँ पे होती हैं, किस क्षेत्र में ज़्यादा होती हैं, तो वह राजस्थान क्षेत्र में ही होती हैं। बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है। साइकिल का प्रयोग दूर दराज के स्कूल वाले क्षेत्र में किया जाता है। बर्फ़ पर चालक होगा। उत्तर की पहाड़ियों पर हाथ पकड़ के जो चलना, वही उत्तर की पहाड़ियों वगैरह पे बर्फ़ का यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो पहाड़ियों पर चलते हैं तो हाथ पकड़ पकड़ के चलते हैं एक दूसरे का, यहाँ पे बर्फ़ वगैरह ज़्यादा होती है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते उत्तराखंड में पाए जाते हैं। एक पक्षी की आँखें उसके सिर पर होती हैं और उसके कान पंखों के बीच में छुपे होते हैं जिससे वह सुनता है। लिजार्ड जो छिपकली होती है, छिपकली की भी यही विशेषता है कि उसके जो कान हैं वो उसके स्किन के नीचे छुपे हुए होते हैं और आँखें जो होती हैं वो उसके सिर पे होती हैं। मगरमच्छ की भी आँखें इसी प्रकार से छिपी हुई होती हैं। और आपको बता दूं, मगरमच्छ, घड़ियाल यह एक ऐसे जीव जंतु हैं, यह भूख लगने पर कंकड़ और पत्थर खा लेते हैं। मैंने ये अपना यूनिक प्रश्न में पूछा भी था पिछली वीडियो में कि ऐसा कौन सा जानवर है, ऐसा कौन सा जीव है जो भूख लगने पर कंकड़ पत्थर भी खा लेता है, तो वह मगरमच्छ, घड़ियाल इसी प्रकार के जानवर हैं। और देखिए जानवर के बारे में विशेषता, शरीर पर जो पैटर्न बने होते हैं जानवरों के, वह बालों के कारण ही होते हैं। अगर बाल हटा दिए जाएं तो उन पे कोई भी पैटर्न नहीं होगा। बिना बालों के कोई भी पैटर्न नहीं होता। यह सीटेट के 2016 में पूछा भी गया था। जिन जानवरों के कान व बाल शरीर पर हों तो वो
बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। दोबारा बता दूं, जो जीव जिनके कान होते हैं और शरीर पे बाल होते हैं वह बच्चों को जन्म देते हैं। किनको जन्म देते हैं? बच्चों को। अंडे नहीं देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं वह अंडे देते हैं। आप जानते होंगे कबूतर हैं, आपको कान नहीं दिखते होंगे। सांप हैं, कान नहीं दिखते होंगे आपको। जानवर जैसे पशु पक्षी वगैरह, जैसे मान लीजिए गाय भैंस हैं, इनके कान बाहर दिखते हैं। अपने इंसान भी हैं, इनके कान बाहर दिखाई देते हैं। तो यह कौन क्या देते हैं? बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। भाषाओं के बारे में जान लेते हैं। जो मलयालम भाषा है केरल में बोली जाती है। कोंकणी है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल के कुछ भागों में कोंकणी भाषा बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर एवं नागर हवेली में मराठी बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कन्नड़ बोली जाती है। ट्रेन का टिकट पे ट्रेन का नंबर होता है। यात्रा शुरू होने की डेट व समय होती है। बर्थ व कोच का नंबर होता है और कितना किराया है वो होता है। डिस्टेंस कितना है वो भी होता है। और हाँ, एक चीज़ और होती है कि राज्य सरकार कितना किराया दे रही है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो किराया कितने प्रतिशत दे रही है? करीब 57% गवर्नमेंट देती है और हम बचे हुए 43% ही किराया मात्र देते हैं जो पैसेंजर हैं। दोबारा बता दूं, गवर्नमेंट जो है वो, जैसे मान लीजिए अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं और उसका किराया 100 रुपये होगा तो उसमें से हमसे मात्र 43 रुपये लिए जाते हैं। 57 रुपये गवर्नमेंट अपने आप ही उठाती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट जो है यह ट्रेन को फिर क्यों चला रही है? इसको कमाई कहाँ से हो रही है? तो इसको कमाई जो भाड़ा होता है, लगेज होता है, वहाँ से इसको कमाई होती है, यात्रियों से नहीं होती है। पेड़ों के बारे में जानते हैं। लटके हुए जो ब्रांचेस होती हैं एक्चुअली उसकी जड़ें होती हैं। वो जो बरगद होते हैं उसके में जो आपने देखी होंगी लटकी हुई जैसी शाखाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए ये बरगद का पेड़ है और उस पे जो है ऐसी आपने शाखाएं देखी होंगी लटकी हुई, यह इसकी जड़ें होती हैं बरगद की। जो एक पेड़ है जिसका नाम है डेजर्ट ओक, यह ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट ओक मिलता है। इसकी जड़ें बहुत ही गहरी ज़मीन के अंदर तक जाती हैं जिससे वह बहुत ही नीचे जो पानी होता है उनको ऊपर सोख के अपने तनों में इकट्ठा कर लेती हैं और आवश्यकता पड़ने पर लोग इसमें पाइप डाल के पानी को पी लेते हैं। बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है जो चावल की नई फसल उगने पे मनाया जाता है। 14 और 15 जनवरी को यह त्यौहार मनाया जाता है। यह माह के 1-2 तारीख को भी मनाया जाता है। बांस के द्वारा भेला घर बनाया जाता है। असम में आपको बताया था बांस से बने हुए घर होते हैं, बांस पे टिके हुए घर होते हैं। इस फेस्टिवल के ओकेज़न पे बांस का भेला घर बनाया जाता है। एक घर वहाँ पे कहलाया जाता है जिसको भेला नाम दिया जाता है। तो यह जो त्यौहार होता है उसी समय पे मनाया जाता है। अबू धाबी में क्या है, इसकी जो यूनाइटेड अरब अमीरात है उसका ही एक देश है दिरहम, इसकी करेंसी है। इसके वहाँ पे जो अपने यहाँ जैसे रुपया चलता है तो अबू धाबी में दिरहम चलता है। केरल के प्रमुख फल के पेड़ कौन कौन से हैं? नारियल, सुपारी, पपीता, केला। एक है बबूबोसा,
इसे बोलते हैं जैक फ्रूट। तो यह केरल के प्रमुख फल हैं। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ डेट पाल्म्स यानी खजूर। तो रेगिस्तान में खजूर का पेड़ उगता है, इस पे कांटे होते हैं, यही अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र में जिनके तनों पे पेड़ों पे कांटे अधिक होते हैं। केरल में जो मसाले हैं वो तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची केरल के प्रमुख मसाले हैं। गरम मसाला, इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अदरक, जीरा, इनको गरम मसाला कहा जाता है। अब एक बहुत ही विख्यात खिलाड़ी हैं, लेफ्टिनेंट है कर्नल वहीदा प्रिज्म। यह भारतीय नौसेना के यह डॉक्टर हैं। जो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा हैं वह जो नौसेना है उनमें डॉक्टर हैं। सबसे पहली महिला जिन्होंने परेड की अध्यक्षता की थी। जो परेड होती है इन्होंने वहाँ पे अध्यक्षता की थी। लगभग एक टुकड़ी में शायद, चलिए जो बात क्लियर ना हो बताना सही नहीं है। जम्मू और कश्मीर, राजौरी ज़िला, चन्ना मंडी क्षेत्र से हैं। ये जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं वहीदा प्रिज्म। यह एक डॉक्टर हैं। भारतीय नौसेना में एक परेड में कुल 36 कमांडर होते हैं। यही मैं बताना चाह रहा था कि जो एक परेड में जो कुल टुकड़ियाँ होती हैं उसमें 36 करीब लोग होते हैं, 36 कमांडर्स होते हैं। लद्दाख में तिब्बती भाषा को भोटी भी बोला जाता है। जो लद्दाख में तिब्बती भाषा है उसको भोटी भी बोला जाता है। मदर को अम्मा ले, फादर को अब्बा ले लद्दाख में तिब्बती भाषा में बोला जाता है। कुत्ते जो हैं उनका एक निश्चित क्षेत्र होता है। कुत्ते एक दूसरे की पेशाब व मल की गंध से उनके अपने क्षेत्र में प्रवेश को पहचान लेता है। आपने देखा होगा कुत्ते जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर कहीं जाएं या पर घर से बाहर निकलें तो वो सूंघते हैं कि कहाँ पे किस जानवर की पेशाब वगैरह है, तो वो पहचान लेते हैं कि यह हमारे क्षेत्र का ही जानवर था या कहीं अन्य क्षेत्र से आया था। इनकी पहचानने की क्षमता बहुत ही गजब होती है। पक्षियों के बारे में, अधिकतर पक्षियों की दोनों आँखें उनके सर के दोनों साइड में होती हैं, अतः वे एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पे फोकस कर पाते हैं। जब सीधे सामने देखते हैं तो वह एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करती हैं। अधिकतर पक्षियों की आँखें फिक्स्ड स्टेबल होती हैं, अतः उन्हें देखने हेतु सर घुमाना पड़ता है। ये कहा गया है कुछ पक्षियों की आँखें दोनों तरफ होती हैं जिनको दोनों तरफ देखने में आसानी होती है। वह इधर का भी एक समय में और इधर का भी एक समय में देख सकते हैं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी आँखें फिक्स्ड होती हैं, वो इधर उधर नहीं घुमा पाते हैं। उनको घुमाने के लिए अपनी जो गर्दन है उसको घुमाना पड़ता है। ठीक है। अब कहा गया है कुछ पक्षी जैसे चमगादड़, बाज, चील, गिद्ध मानव से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। जो चमगादड़ हैं, बाज, चील, गिद्ध हैं, यह मानव से लगभग 4 गुना अधिक देख सकते हैं। यह कई मीटर ऊंचाई पे होके भी यह नीचे क्या एक छोटी कीड़ा मकोड़ा जा रहा है वह उसको अपने पंजों में जकड़ के ले जाते हैं। जानवर हमारी तरह बहुत सारे रंगों को नहीं देख पाता है। दिन में जागने वाले कुछ रंग को ही पहचान पाते हैं और रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं केवल वो ब्लैक एंड वाइट में ही देख पाते हैं किसी भी वस्तु को। जिस प्रकार उल्लू है रात में जागता है तो वह किसी वस्तु को ब्लैक एंड वाइट में ही देखता है। एक पक्षी द्वारा दोनों आँखें एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करने पर
डिस्टेंस का अनुमान लगा सकते हैं। इसमें ये बताया गया है, दोबारा देखिए, एक पक्षी द्वारा दोनों आँखें एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करने पर डिस्टेंस का अनुमान लगा सकते हैं। जो पक्षी होते हैं वह अगर एक चीज़ पे ही फोकस करते हैं तो वो समझ सकते हैं कि यह वस्तु कितने मीटर पे कितनी दूरी पर है। अगर उनकी आँखों का फोकस को अलग अलग चीज़ों पर है तो उनका रेंज विज़न बढ़ जाता है। जो जानवर हैं जो अलग अलग चीज़ों पे मैंने बताया था, जिनकी आँखें दोनों तरफ होती हैं और वह आँखों को घुमा सकते हैं तो वह अपनी आँखों को अलग अलग फोकस पर एकत्र कर लेते हैं और उनका जो रेंज है वह उनकी बढ़ जाती है, देखने की क्षमता बढ़ जाती है। अब कौन कितनी देर सोता है? छिपकली पूरे एक सीज़न यानी करीब हमारे 4 महीने तक सोती रहती है। गाय जो है 4 घंटे करीब सोती है, यह औसतन है। जो NCERT बेस्ड है वही हम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। कोई भी टॉपिक या कोई भी जो इसमें लाइन है वह खुद की मर्ज़ी से बनाई हुई नहीं है, सभी टॉपिक हमारे NCERT बेस्ड हैं। पाइथन यानी अजगर जो है 18 घंटे सोता है। जिराफ है वो 2 घंटे सोता है। बिल्ली है वह 12 घंटे सोती है। हाथी जो है 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी के बारे में बहुत सारे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बताए थे। आप हमारी घाघर में सागर के रूप की जो ऊपर वीडियो आई हैं उनको आप देख सकते हैं। डेंजर्स ऑफ एनिमल, कौन सा एनिमल किस कारण खतरनाक है? टाइगर अत्यधिक अलर्ट जानवर है, फिर भी वह खतरे में है, उसकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। हाथी दांतों से अपना बचाव करता है। टाइगर मगरमच्छ सांप को उसकी स्किन चमड़ी के लिए, जो टाइगर होते हैं, चीते होते हैं, मगरमच्छ सांप होते हैं, वह अपनी स्किन से ही, अपनी चमड़ी से, अपनी खाल से अधिकतर जो अनुभव चीज़ को करते हैं और वह अपने आप को बचाने में सक्षम होते हैं या फिर अपने भोजन को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। गैंडा जो है वह सींग से दूसरे पर वार करता है, वह उसकी ढाल होती है। कस्तूरी मृग जो है वह इत्र के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ पाया जाता है वो आप बताएंगे। चलिए बता देता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में कोई एक जंगल है, वो एक पशु विहार है, वहाँ पे पाया जाता है, वो आप बताएंगे। जो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जो इसका पहला नाम था जो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है वह 1935-36 में इसका निर्माण हुआ था और इसका जो पुराना नाम है वो हैली नेशनल पार्क है। और जो राजस्थान का भरतपुर का जो घाना नेशनल पार्क है, इन दोनों जगह पर कोई भी शिकार नहीं कर सकता, जंगलों को हानि नहीं पहुंचा सकता। यह भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र है। सांप के बारे में बताते हैं। कॉलवेलिया, यह एक प्रजाति पाई जाती है, जो सांप की प्रजाति होती है जिसे कॉलवेलिया नाम दिया गया है। नाग गुफन जो है वह पीछे पहले ही बता चुके हैं, एक डिजाइन है, पेंटिंग है जो नागों की शेप में स्किन जैसी होती है। यह गुजरात क्षेत्र में होती है अधिकतर, जिसमें रंगोली व कढ़ाई या अन्य की सजावट की जाती है। सांप सपेरे जो होते हैं, सांप को उसके डंक से पहचान लेता है कि वह किस प्रजाति का है। सपेरे जंगलों में पाए जाने वाले कई पेड़ पौधों को भी दवाइयाँ बनाते हैं। जो दवाइयाँ बनती हैं वह सांप के जो विष है उसी से ही उसका काट बनता है, यानी दवाइयाँ बनती हैं। सांप के जहर से ही सांप को अगर
जो दवाइयाँ बनती हैं वह सांप के जहर से ही बनती हैं। सांप खेतों में चूहों को खाने की वजह से किसानों के लिए मददगार होते हैं, क्योंकि जो चूहे होते हैं वो फसल को खा जाते हैं। अब एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो जानकारी है वो हमें मिल रही है। आमाशय का तापमान यानी हमारे पेट का जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, और हमारे शरीर का तापमान कितना होता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? आमाशय का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। एसिड इन स्टोमक, इसकी वजह से हमारे पेट में खाना पचता है। उड़ीसा के कालाहांडी में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है, और अदर स्टेट में भी होता है, लेकिन सबसे अधिक जो है वह उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र में उगता है। कांच के जार में सुखा के ताकि इसका मॉइस्चर ना बने, अचार ख़राब नहीं होता है। इसमें बताया गया है कांच के जार में अगर सुखा के रखा जाएगा तो अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। मिल्क जो है वह उबाल कर ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जो चावल हैं उसको बॉईल करके उसे एक पानी में भरे कंटेनर में रख दें तो वह ज़्यादा सही रहता है। हरा धनिया, इसको गीले कपड़े में बांध कर रखने से जल्दी जो हरा धनिया है वह सिकुड़ ख़राब नहीं होता है। प्याज लहसुन इनको ड्राई या ओपन प्लेस में ही रखना चाहिए। तो जो चावल हैं, बने हुए चावल, उनको एक जो बाउल है, कटोरा है, उसको एक पानी से भरे किसी कंटेनर में रख दें तो बने हुए चावल यानी जो हमारे चावल पक गए हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं अगर कटोरे में रख दिए जाएं। बीज बहुत बड़े यात्री होते हैं। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो उड़ीसा क्षेत्र में है, जो नदी के किनारे क्षेत्रों के में जो ज़्यादा उगते हैं, तो उसके जो बीज होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचने में मददगार होते हैं। तो इसमें यही बताया गया है, एक नाम दिया है टिनी हुक्स के द्वारा ये ट्रैवल करते हैं और वाटर में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके अपना बहुत ही बड़ी यात्रा कर लेते हैं, कहीं पे भी उगाते हैं। एवरी ड्रॉप काउंट्स, इसको बताया गया है। एवरी ड्रॉप काउंट्स के बारे में क्या बताया गया है? घड़ीसार एक झील है जो जैसलमेर में होती है। एक जगह का नाम भी है घड़ीसार। यहाँ 9 झीलें थीं जो इंटर कनेक्ट थी, एक दूसरे से मिली हुई थी। जैसलमेर में वर्ष में एक बार या एक बार से अधिक वर्षा नहीं होती है। ज़्यादा वर्षा नहीं होती है जैसलमेर में, वर्ष में एक बार हो जाए काफ़ी है। जो कुएं हैं वह क्यों सूखते जा रहे हैं? क्योंकि मोटर का प्रयोग अत्यधिक होने लगा है। ऐसी झीलें जिनमें वर्षा का जल संग्रहण होता था वह ख़त्म हो चुकी हैं। जो नदी तालाब थे वो बिल्कुल पाट दिए गए हैं और सीमेंट का प्रयोग अधिक किया जाने लगा है। ट्रीज़ के आसपास हमने सीमेंट कंक्रीट की ज़मीन बना दी है। जहाँ पे पहले पेड़ पौधे ज़्यादा हुआ करते थे वहाँ पे अब जो सीमेंट की सड़कें हैं, घर मकान वगैरह ये सब बना दिए गए हैं, जिससे पानी एकत्रित नहीं हो पाता है। जब जोधपुर में 1986 में वर्षा, ये बताया गया है इसमें, जोधपुर में 1986 में वर्षा नहीं हुई थी तो एक सीढ़ीदार कुआं बनाया गया था, तो बावली नाम दिया गया था। दांडी यात्रा गांधी जी ने 1930 में की थी, और 1930 में, 1931 में, 1932 में, इसमें 3 हमारे जो सम्मेलन हुए थे उनका नाम आपको बताना है।
दांडी यात्रा क्यों की थी? गांधी जी ने आम लोगों को नमक नहीं बनाने देना, उस पर अधिक टैक्स लगाते थे, जिसके कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। कहाँ से की थी? अहमदाबाद से दांडी सागर के किनारे शुरू हुआ था, गुजरात से। आंदोलन था नमक कानून के खिलाफ में।